नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम एक नया राजवंश पढ़ने की तरफ जा रहे हैं और एक रियासत थी। रियासत काल में आपने सुना होगा टोंक रियासत। और कहते हैं कि टोंक में जिस का शासन था वो मुसलमानों का शासन रहा है। यहाँ पर किसका रहा है? मुसलमानों का। और मुसलमानों में भी पिंडारियों का। किसका रहा है? पिंडारियों का। तो एकीकरण के समय जो 19 रियासतें थी उनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। ठीक है ना? यहाँ पिंडारियों ने शासन किया। अभी पिंडारी ऐसे कहते हैं विद्यार्थियों, पिंडारी पहले मराठा थे ना, उन मराठों के सैनिक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मराठों की सेना में शामिल थे। काफी युद्ध में काफी वीर थे। और इनका संबंध पिंडारियों का उनसे जोड़ा जाता है, पठानों से। किससे? पठानों से जोड़ा। तो हम मुख्य रूप से टोंक के बारे में पढ़ेंगे। और टोंक में पढ़ेंगे तो विद्यार्थी ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? टोंक राजस्थान में है, पूर्वी राजस्थान में आता है वैसे तो आप हेडिंग डालो आज, टोंक का पिंडारी वंश। टोंक का पिंडारी वंश, ये टॉपिक का नाम है अपना। अब देखो, अभी जैसे आप टोंक देखते हैं, ये तो एक जिला की सीमा देखते हैं। अभी क्या देखते हैं? जिले की सीमा देखते हैं। अगर इस टोंक क्षेत्र को महाभारत काल की बात करें हम, कब की? महाभारत काल की बात करें तो कई बार पूछा जाता है टोंक को महाभारत। टोंक का जो क्षेत्र है, जैसे अभी बीकानेर का क्षेत्र है, बीकानेर को पहले जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार टोंक वाला क्षेत्र है, इसको महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? लिखिएगा आप लोग। टोंक का क्षेत्र महाभारत काल में सवाल दलक्ष के नाम से जाना जाता था। सवा दलक्ष के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सवा दलक्ष नाम से जाना जाता था। लिख लिया? देखो, टोंक रसिया की टेकरी, रसिया की टेकरी, टीला होता है ना, उसको बोलते हैं ना। टीला थोड़ा बड़ा होता है, टेकरी उससे थोड़ी छोटी होती है। टोंक रसिया की टेकरी की तलहटी में बसा हुआ है। इसलिए इसका नाम टूकड़ा भी मिलता है। टोंक को क्या कहते हैं? टूकड़ा। तो टोंक को टुकड़ा कहने के पीछे कारण यह है कि रसिया की टेकरी की तलहटी में बसा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टुकड़ा। तो टुकड़ा से बाद में क्या बन गया? टोंक बन गया विद्यार्थियों। देखिएगा, अब देखो, मालवा प्रदेश एमपी में पड़ता है। तो कहते हैं ये मालवा की राजधानी हुआ करती थी कोई समय टोंक। जैसे रेड वगैरह नाम सुना होगा। रेड नगर और नगरी सभ्यताओं का नाम सुना है। नगर सभ्यता कहाँ है? टोंक में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। तो नगर सभ्यता भी यहाँ पर विकसित हुई है। तो इसका मतलब यहाँ प्राचीन काल में इस जगह को लोग जानते थे, तो इतिहास से जुड़ा हुआ क्षेत्र है ये। तो लिखिएगा, मालवों ने मध्य प्रदेश में जो मालव क्षेत्र है, वहाँ के रहने वाले क्या कहलाए? मालवो। तो मालवों ने इस क्षेत्र में आकर मालव नगर की मालव नगर की राजधानी बनाया था। देखो, एमपी में एक क्षेत्र विद्यार्थियों मालवा, वहाँ के जो व्यक्ति थे, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने आकर इस क्षेत्र में एक नगर बसाया जिसे हम कहते हैं मालव नगर। क्या कहते हैं? मालव नगर कहते हैं। और मालव नगर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? मालव नगर। इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? मालव नगर पड़ा। अब ये मालव नगर ही ऐसे कहते हैं कि ये नगर है। मालव तो हट गया वहां से, अब क्या बच गया? नगर। और नगर ही वर्तमान में वहां पर नगर फोर्ट है। क्या है? नगर फोर्ट का जगह का नाम है वहां पर, नगर फोर्ट।
तो नगर फोर्ट कहाँ है? टोंक में है। तो नगर फोर्ट पहले मालव नगर तो हुआ करता था, जो कि मालवों की राजधानी था। किसकी राजधानी था? मालवों की राजधानी था मालव नगर, और उसी से फिर नगर बना और उसी को ही वर्तमान में नगर फोर्ट कहते हैं। देखिएगा क्या लिखा लास्ट पॉइंट आपने। मालवों ने इस क्षेत्र में आकर मालव नगर को अपनी राजधानी बनाया, और यह नगर ही वर्तमान में नगर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये नगर ही किस नाम से जाना जाता है? नगर जगह का नाम है, ध्यान रखना। जनपद काल में आप जैसे महाजनपद काल आता है, तो उससे पहले जनपद होता है। क्या होता है? जनपद। कई जनपद मिलकर महाजनपद बने हैं। तो उसमें एक जनपद का नाम था मालव जनपद। क्या नाम था? मालव जनपद। और मालव जनपद इस क्षेत्र में रहता था, इस क्षेत्र में था विद्यार्थियों, एमपी के आसपास। कहाँ पर? जहाँ वर्तमान में एमपी, पहले वहां पर मालवा हुआ करता था। मालवा का पठार भी नाम सुना होगा आपने यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो मालव जनपद था यहाँ पर, और इस मालव जनपद की राजधानी किसको बनाया विद्यार्थियों? उसने मालव नगर को बनाया था। किसको बनाया था? मालव नगर को बनाया। और ये मालव नगर ही बाद में किस नाम से जाने जाने लगा? नगर। और नगर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नगर फोर्ट के नाम से जानते हैं। देखिएगा, नगर सभ्यता और रेड सभ्यता से मालव जनपद के सिक्के, मालव जनपद के सिक्के और अन्य सामग्रियां मिली है। जब रेड सभ्यता का उत्खनन किया गया विद्यार्थियों, जब नगर सभ्यता का उत्खनन किया गया, तो यहाँ पर हमें कई सारे सिक्के मिले। क्या मिले? सिक्के मिले और अन्य सामग्रियां मिली है, जो किससे संबंधित है? मालव जनपद से संबंधित, मालवों से रिलेटेड है। तो इनके बारे में जानकारी देते हैं। नगर, अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर सभ्यता कहाँ है? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। रेड सभ्यता भी कहाँ है? टोंक में है, ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए नगरी सभ्यता कहाँ है, तो नगरी चित्तौड़ में है, ध्यान रखना। नगरी कहाँ है? एक नोट डाल लो चाहे तो, यहीं नोट डालो। नगर सभ्यता टोंक में है और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। लिख लिया? अब लिखो आप अगला फैक्ट। देखो, अभी वर्तमान में जिसको हम टोंक कहते हैं, ये पहले कभी न कभी मालवाओं के अधीन रहा है। किसके अधीन रहा है? मालवों के अधीन रहा है। मालवो कौन थे? मालव एक जाति या वंश का नाम है, जिनका खुद का एक जनपद हुआ करता था, मालव जनपद। कौन सा हुआ करता था? मालव जनपद। और मालव जनपद जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में, तो ज्यादातर एमपी में चला गया। किस में चला गया? एमपी में चला गया। राजस्थान में कहते हैं कि ये नगर फोर्ट जो थी, वो उन मालव जनपद की राजधानी थी। जैसे आप अभी शामिल करते हैं विद्यार्थियों, मत्स्य जनपद का नाम सुना आपने, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को। लेकिन उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? विराटनगर हुआ करती थी। विराटनगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? पहले जयपुर में आता था, आजकल कोटपुतली भैरोड़ में आता है। तो ऐसे इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? नगर हुआ करती थी, मालव नगर। कौन सी राजधानी हुआ करती थी इनकी? मालव नगर। यानी कि मालव जनपद की राजधानी थी मालव नगर। तो यहाँ पर मालवाओं का अधिकार रहा होगा कभी न कभी। क्या किसका रहा था? मालवों का अधिकार रहा था। फिर उसके बाद में जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में विद्यार्थियों छठी शताब्दी के आसपास आ जाते हैं गुप्त। कौन आ जाते हैं? गुप्त। तो उसके बाद में इस क्षेत्र पर गुप्तों का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था? गुप्तों का। लिखिएगा, बाद में इस क्षेत्र पर गुप्त वंश का अधिकार हो गया था। लिखो, किंवदंती है केवल, है ना। ऐसा माना जाता है कि
946 ईस्वी के आसपास दिल्ली के शासक राजपूत होते हैं विद्यार्थियों, दिल्ली पर राजपूतों का शासन भी रहा है ना। दिल्ली के शासक तंवरवंशी तुगपाल तुगपाल के चाचा तुगपाल के चाचा क्षेत्रपाल ने अपने भतीजे से नाराज होकर दिल्ली से इस क्षेत्र में आ गया था। इस क्षेत्र में कौन से, टोंक वाले में, इस क्षेत्र में आ गया था और यहां पर टेकरी की तलहटी में, टेकरी की तलहटी में एक कस्बा बसाया। क्या बसाया? एक कस्बा बसाया। तो कई लोग विद्यार्थियों तंवरवंशी राजपूतों को टोंक की स्थापना करने का श्रेय देते हैं, क्योंकि ये तंवरवंशी, ये भी तो क्षेत्रपाल भी किससे रिलेटेड है, तंवरवंशी है। और तंवरों का दिल्ली में शासन रहा है और दिल्ली का उस समय शासक था कौन? तुगपाल। तो इस क्षेत्रपाल का तुगपाल क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। या आए दिन इसको परेशान करता था, ये परेशान होकर दिल्ली छोड़कर कहाँ गया? टोंक वाले क्षेत्र में आ गया विद्यार्थी, और यहाँ पर आकर इसने एक नया नगर बसा दिया या फिर नया कस्बा बसा दिया, और जो ही वर्तमान में टोंक कहलाता है। एक विद्यार्थियों मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देता है एक ग्रंथ में, जिसका नाम है, क्या नाम है? वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। और जिसके रचनाकार है कवि श्यामल दास। अब कवि श्यामल दास क्या कहते हैं, इनके अनुसार लिखिएगा। देखो, कवि राज श्यामल दास ने कविराज श्यामल दास ने, कवियों का राजा या कवियों में राजा, कवि श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में वीर विनोद में उल्लेख किया है कि 946 ईस्वी में, अभी मैं पिंडारियों तक नहीं पहुंचा हुआ ना, 946 ईस्वी में राम सिंह ने राम सिंह ने टुकड़ा नाम का टुकड़ा नाम से एक कस्बा बसाया, जो वर्तमान में टोंक कहलाता है। टुकड़ा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये टेकरी की तलहटी में बसाया गया था, इसलिए, है ना। देख लिए क्या लिखा है, टुकड़ा नामक कस्बा बसाया। तो हमें वीर विनोद विद्यार्थी ये जानकारी देता है कि ये जो टुकड़ा जो बाद में टोंक बना है, इस की स्थापना किसने की थी? राम सिंह ने की थी। कुछ किंवदंतियों में क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रपाल ने की थी विद्यार्थियों। ठीक है, तो अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देंगे। शुरुआत छोटी रियासत है, ज़्यादा स्रोत हमें मिलते नहीं इसके बारे में, लेकिन जो सीमित स्रोत है उनके अनुसार यही निकलता है कि भाई अलग अलग जो साहित्यकार इतिहासकार उन्होंने क्या क्या बातें बोली, उनके अनुसार लिख लो आप। लिखो। एक ये भी मान्यता है कि एक ये भी मान्यता है कि
मुगल बादशाह अकबर के समय, जिस समय हिंदुस्तान का बादशाह मुगल बादशाह हुआ करता था ना, उस समय एक ऐसी मान्यता भी है कि मुगल बादशाह अकबर के समय मिर्जा राजा मानसिंह ने, मिर्जा राजा मानसिंह ने एक भोला नामक ब्राह्मण को टोकरा परगने के 12 गांवों की भूमि 12 गांवों की भूमि दान में दी गई थी। देख लिया। और इन 12 गांवों का समूह ही, और इन 12 गांवों का समूह ही टुकड़ा कहलाया। क्या कहलाया? टुकड़ा कहलाया, जो आगे चलकर टोंक बन गया। क्या बन गया? किस में बदल गया? टोंक में। देख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, अगर राजस्थान में या राजपूताना में अगर पिंडारी मतलब मराठा आएंगे तो ही पिंडारी आएंगे। मराठा आएंगे तो ही, मतलब मराठों का इंटरफेयर बढ़ेगा तो पिंडारियों का अपना आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि ये पिंडारी कौन थे? मराठाओं के सेना में शामिल थे ये लोग, और मूलतः पठानों से जोड़ते हैं इनको। लिखिएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल बादशाह शाहजहां ने टोंक और टोडा, जिसको हम टोडा रायसिंह कहते हैं ना, भी टोंक व टोडा का क्षेत्र उदयपुर के महाराणा राय सिंह को सौंप दिया था। राय सिंह को सौंप दिया था। देखिएगा। अब शाहजहां के बाद में अगला शासक कौन बनेगा मुगलों का? औरंगजेब बनेगा। देखिएगा। औरंगजेब ने इन परगनों को, कौन से, टोंक और टोडा वगैरह है ना, औरंगजेब ने इन परगनों को मुगल खालसा, जानते हो ना खालसा भूमि किसको कहते हैं? डायरेक्ट सेंटर के अधीन। मुगल खालसा में मिलाने का हुक्म दिया, मतलब आदेश। मतलब ये क्षेत्र किस में मिला रहे थे विद्यार्थियों? डायरेक्ट मुगल, उनके जो खालसा भूमि होती है ना, उनके केंद्र के अधीन होती है, डायरेक्ट उसमें मिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको पता है औरंगजेब के बेटे हैं मुअज्जम और आजम। कौन से हैं? मुअज्जम और आजम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनमें उत्तराधिकारी संघर्ष भी होगा। तो मुअज्जम के कहने पर, किसके कहने पर? मुअज्जम के कहने पर वो आदेश उसने कैंसिल कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। देखिएगा। लेकिन शहजादा मुअज्जम की सिफारिश पर औरंगजेब ने ये परगने बूंदी के शासक
बूंदी के शासक बुद्ध सिंह, क्या नाम है, बुद्ध सिंह के हवाले कर दिए। तो विद्यार्थियों पहले क्षेत्र गए किसके पास, मेवाड़ के पास। किसके पास चले गए, मेवाड़ शासकों के पास चले गए। मेवाड़ से फिर किसके पास आ गया ये, बूंदी के शासकों के पास आ गया। किसके पास आ गया, बूंदी के शासकों के पास। अब बूंदी के शासकों से छीन लेगा जयपुर का सवाई जय सिंह। देखिएगा, ये परग ने बाद में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने बूंदी से छीन लिए, यानी कि जयपुर, जयपुर वालों का दिन हो गया बना। अब देखो, सवाई जय सिंह के पुत्रों में भी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ, और उन्होंने मराठों की मदद लेने की काफ़ी कोशिश की, और ईश्वरी सिंह तो मराठों से इतना भयंकर परेशान था तो उसने सुसाइड कर लिया था। ठीक है ना। अगला फैक्ट लिखो, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने, किसने, सवाई माधो सिंह ने 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, अब ये डेट आगे पीछे हो सकती है थोड़ी बहुत है ना, लगभग 1750 आती है, 1750 के आसपास, टोंक व रामपुरा का क्षेत्र, टोंक और रामपुरा का क्षेत्र मराठों को दे दिया। किसको दे दिया विद्यार्थियों, मराठों को दे दिया। और मराठों में जिस व्यक्ति को दिया था उसका नाम है मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर को दिया था। तो मल्हार राव होलकर के पास क्या पहुंच गया, टोंक वाला क्षेत्र। अब मैंने कहा कि मराठों के सैनिक हुआ करता थे, मराठों की सेना में हुआ करते थे। अभी मराठा किसको सौंप देंगे, पिंडारियों को सौंप देंगे। तो टोंक में किसका शासन शुरू हो जाएगा, पिंडारियों का हो जाएगा। बहुत ज्यादा लूटते थे विद्यार्थी, अर्चना कुमारी को मरवाने में हाथ पिंडारियों का ही था, है ना। राजस्थान को, राजपुतानों को तो सबने लूटा जो भी आए जिन्होंने। क्या लिखा आपने लास्ट फैक्ट, लिखो। और मराठों ने उक्त क्षेत्र पिंडारियों को सौंप दिया था, पिंडारियों को सौंप दिया था। तो आपने हेडिंग डाली विद्यार्थियों, टोंक का पिंडारी वंश। अब टोंक का पिंडारी वंश यहां से शुरू होता है। इससे पहले तो हम टोंक के बारे में बातें लिखा रहे थे आपको। लिख लिया विद्यार्थियों। अब सबसे पहले जो पिंडारी वंश आएगा यहाँ पर टोंक में, उसका नाम लिखना आपको अमीर खां पिंडारी। लिखा देता हूँ, मोहम्मद अमीर खां पिंडारी। लिख लिया। देखो, भारत के लोग मराठों से परेशान थे, किससे परेशान थे, मराठों से। देखो, पहले मुगलों से परेशान थे तो हमने मराठों को बुला लिया। किसको बुलाया, मराठा शक्ति का उद्भव इसी वजह से हुआ कि वो मुगलों से परेशान थे इसलिए। और भी कई छोटी मोटी क्षेत्रीय रियासत थे, उनकी वजह से मराठों का उद्भव हुआ एक प्रकार से। अब मराठों का दमन करने के लिए हमने अंग्रेजों को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया, अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने इतना भयंकर हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया कि 200 साल तक उन्होंने फिर शासन किया, लगभग 200 साल तक। 1757 में शुरू हो जाता शासन करना, और 1947 तक, 1947 में हम आज़ाद होते हैं। एक बार तो 1857 के आसपास आज़ाद हो रहे थे हम,
लेकिन उस समय कई वर्ग ने हमारा साथ नहीं दिया। जो क्रांतिकारी थे ना, उनका साथ नहीं दिया। राजा महाराजाओं ने साथ नहीं दिया। मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग था, उसने साथ नहीं दिया। कंप्लीट भारत के लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया। दक्षिण भारत में ज़्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया था। पंजाब वगैरह इसने भी भाग नहीं लिया। जम्मू कश्मीर में तो ये कह दिया क्रांतिकारी दिखते मार दो इनको। जम्मू कश्मीर में क्या कहा है? क्रांतिकारी जो भी दिखे ना मार दो तुरंत ही इनको। पटियाला, जिंद, ये क्षेत्रों ने भी भाग नहीं लिया था इसमें। और गोरखा सेना, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। कई राजा महाराजाओं ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ये सब उसमें लिखना होता है 1857 क्रांति के परिणाम में, असफलता के कारण। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? चलो अभी तो इधर लिख लेते हैं अपन, मोहम्मद अमीर खां पिंडारी। मुझे बताओ, ये जो टोंक वाला क्षेत्र है, ये मराठों के पास चला गया कि नहीं चला गया? और किसके पास गया था? मल्हार राव होलकर। किसके पास गया था? मल्हार राव होलकर के पास गया था ना। और मल्हार राव होलकर बाद में इनको सौंपेगा। किसको? पिंडारियों को सौंपेगा। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि पहले किसके पास गया, सवाई जयसिंह के पास कैसे गया, सवाई जयसिंह से के बाद में माधो सिंह, और माधो सिंह के बाद में मराठों के पास, और मराठों के बाद में पिंडारियों के पास आ जाए, और पिंडारियों का शासन शुरू हो जाता है। पिंडारियों के द्वारा टोंक में पिंडारी वंश की स्थापना की गई। इसलिए हम पहला, सबसे पहला कौन सा पढ़ते हैं? अमीर खां पिंडारी पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? अमीर खां पिंडारी। पूरा नाम क्या है इसका? मोहम्मद अमीर खां पिंडारी। लिखो इसके बारे में। 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में टोंक, रामपुरा, जो किसके अधीन आते थे पहले? मराठों के अधीन है कि नहीं है? टोंक व रामपुरा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कब की घटना है? 1804 में। हालांकि 1750 के आसपास, 1750 के आसपास ये क्षेत्र किसके पास आ गया था? मराठों के पास आ गया था। लेकिन मराठों का क्षेत्र था टोंक और रामपुरा, और इस पर अधिकार किसने कर लिया? अंग्रेजों ने कर लिया, ब्रिटिश सेना ने कर लिया। ठीक है। अब ब्रिटिश सेना को वापस भगाएंगे मराठा, और भगाकर फिर इसको सौंप देंगे अमीर खां पिंडारी को। सीधा सीधा जो अपनी सेना में शामिल उनको कौन सौंपेगा? क्योंकि मराठा दक्षिण भारत की तरफ रहते थे मुख्य रूप से, तो उत्तर भारत में फिर इनको पिंडारियों को सौंप दिया था। लिखिएगा, 1804 में टोंक और रामपुरा क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना ने अधिकार कर लिया। ये बात लिख ली ना आपने? जिसके कुछ समय बाद ही जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर ने ब्रिटिश सेना को पराजित करके उक्त क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। पुनः अधिकार कर लिया। लिख लिया? ये घटना विद्यार्थियों कब की? 1804 की। और 1805 में तो आपको पता है भरतपुर ने सहायक संधि कर ली थी। क्या कर ली थी? और 1817-18 के आसपास तो लगभग सभी रियासतों ने वो मेटकोप जो प्रस्ताव लेकर आया था संधियों का, वो सबने मान लिया था। और 1823 में किसने माना था सबसे लास्ट में? सिरोही ने माना था विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये 1804 की घटना है। तो अब कुछ समय बाद में ही जसवंत राव होलकर ने अंग्रेजी सेना को पराजित करके टोंक और रामपुरा के ऊपर क्या कर लिया? वापस अपना अधिकार जमा लिया। और 1806 में ये जसवंत राव होलकर, इसका जो सेना नायक है अमीर खां पिंडारी, कौन है? अमीर खां पिंडारी, उसको ये क्षेत्र सौंप देगा। देखिएगा, 1806 में जसवंत राव होलकर ने अपने सेना नायक आमिर खां पिंडारी को, आमिर खां पिंडारी को उक्त क्षेत्र सौंप दिया।
मेटकॉप जब संधि प्रस्ताव लेकर आया था तो सबसे पहले संधि कौन सी रियासत ने की थी? भरतपुर छोड़ दो, भरतपुर वाला और वो तो छोड़ दो, उधर वाली तो है करौली ने। कब? 9 नवंबर 1817। और ना मिले तो 15 नवंबर लिखाया था मैंने। और ये भी कहा था कि टोंक की इसकी दोनों की डेट एक जैसी आ जाती है कई बार, 15 नवंबर तो सेम आ जाती है, तो फिर पहला किसको माने हम? तो 9 नवंबर मानते हैं हम करौली को। पहली रियासत कौन सी थी? करौली। और दूसरी रियासत कौन सी बनी थी? टोंक बनी थी विद्यार्थियों। तो इसका मतलब यह है कि इसने 15 नवंबर 1817 को, कब? 15 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। क्यों संधि करी? क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था और मराठों का प्रभाव घट रहा था। तो उसको पता था कि भाई मराठों के साथ रहने से कोई मतलब नहीं है। हालांकि मराठों ने इसको ये क्षेत्र दिया था, लेकिन जिन्होंने क्षेत्र दिया था उनका साथ नहीं देकर अंग्रेजों का साथ देने लग गया। कौन? अमीर खां पिंडारी। उनसे संधि कर ली उसने 1817 में। और फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को टोंक का नवाब घोषित किया। कहाँ का? टोंक का नवाब माना। तो टोंक का पहला नवाब कौन बना? अमीर खां पिंडारी बना। देखिएगा, 15 नवंबर 1817 को, 15 नवंबर 1817 को अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। और इसी संधि के साथ टोंक रियासत की स्थापना हुई। इसकी टोंक रियासत की स्थापना हुई। तो टोंक रियासत की स्थापना 1817 में होती है। लिख लिया विद्यार्थी? टोंक रियासत की स्थापना हुई। और टोंक का पहला नवाब, पहला नवाब अमीर खां पिंडारी बना। कौन बना? अमीर खां पिंडारी बना। देखो, उस समय टोंक रियासत में निम्नलिखित को शामिल किया गया था। उस समय टोंक रियासत में निम्नलिखित को शामिल किया, मतलब टोंक रियासत में कौन कौन आता था उस समय? टोंक रियासत में निम्नलिखित को शामिल किया गया। एक तो खुद टोंक आ जाएगा, अभी जो वर्तमान टोंक जिला है ना, वो आ जाएगा। एक रामपुरा आएगा कि नहीं आएगा? और अलीगढ़ रामपुरा का नाम सुना आपने? तो अलीगढ़ वाला क्षेत्र, अलीगढ़ रामपुरा। और निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा। अब आप मत कहिए सर निम्बा हेड़ा तो चित्तौड़ में पड़ता है। तो अभी तो पड़ता है, लेकिन पहले तो टोंक रियासत में शामिल किया था ना भाई, रियासत काल की सीमाएं अलग थी। तो निम्बा हेड़ा लिख लिया। छबड़ा, अब आप कहोगे सर छबड़ा तो कहाँ पड़ता है? 12 में। हाँ तो शामिल कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है? छबड़ा, पिरावा, पिरावा और सिरोंज, सिरोंज क्षेत्र। लिख लिया विद्यार्थी? आमिर खान पिंडारी को रेखांकित करो या वापस पॉइंट डालो। मतलब आमिर खान पिंडारी के बारे में पढ़ रहे हैं हम तो वैसे भी, है ना। देखो, आमिर खान पिंडारी का जन्म 1768 में हुआ था। कब हुआ था? 1768 में। देखो, पिता का नाम लिखो, मुल्ला हयात खां। मुल्ला हयात खां।
जन्म लिख लो इसका, जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान संभल, मुरादाबाद। लिख लिया। मृत्यु लिख लो 1834 में, जीवन काल यही था इसका। मृत्यु लिख लो 1834, इंतकाल बोलते हैं इनके, क्या बोलते हैं, इंतकाल। लिखो ये अफगान वंश से संबंधित था। कौन से वंश से था, अफगान वंश से संबंधित था। देखो विद्यार्थियों, आपने सुना होगा बाद में ये मराठा अलग अलग क्षेत्रों में बट गए थे। जैसे पूना के गायकवाड़ क्या कहलाए, पूना वाले गायकवाड़ मराठा कहलाए, और इंदौर के कहलाए होलकर, क्या कहलाए, ये सब मराठा ही है, इंदौर के होलकर कहलाए। और ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के कौन कहलाए, सिंधिया। और वैसे जब मैं मराठा पढ़ाऊंगा तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आमिर खां पिंडारी का जन्म विद्यार्थियों कब होता है, 1768 में इसका जन्म होता है। और उसके बाद में जैसे ही ये बाद में इंदौर का जो होलकर है उनकी सेवा में चल जाता है, किस सेवा में चल जाता है, इंदौर के होलकरों की सेवा में चल जाता है। होलकर मतलब मराठा ही ये भी है ना। तो इंदौर के मराठों की सेवा में था ये, लिख सकते हो आप। आमिर खां पिंडारी मराठों की होलकर शाखा ब्रैकेट में इंदौर की सेवा में था। अगला शासक का नाम लिखो विद्यार्थियों। टोंक का एक शासक तो हो गया आपका, मोहम्मद अमीर खां पिंडारी। दूसरा लिखो वजीर मोहम्मद, इसी का ही बेटा है। वजीर मोहम्मद, यह इसका नाम मिलता है वजीरुद्दौला दौला, वजीरू दौला, वजीरुद्दौला। अब विद्यार्थियों आमिर खान भंडारी की मृत्यु कब हुई है, तो 1834 में शासक बने गए वहाँ का टोंक का, और ये बनेगा 1864 तक, 1864, कई जगह 1865 भी मिलती। शासनकाल लिख लो इसका। देखो एक सवाल आता है कि जब सभी रियासतों ने संधियां की थी, मैटकॉप जो संधि प्रस्ताव लेकर आया था, तो उस समय टोंक का शासक कौन था, आमिर खां पिंडारी, उसका याद रखना। लिखिएगा, यह है 1834 में आमिर खां पिंडारी के बाद में शासक बना। देखो विद्यार्थियों, इसमें आमिर खां पिंडारी का जो ये जो टोंक वाला क्षेत्र है, इसको मिलने को तो कब मिल गया था, 1806 में मिल गया था, मल्हारराव होलकर ने दे दिया था, और 1834 तक रहा। लेकिन इसको जो रियासत का दर्जा मिला है वो 1817 में मिला है, 15 नवंबर 1817 को मिला है। तो इसका शासनकाल तो यहाँ से चालू होगा ना। और फिर इसके बाद में 1834 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और 1834 से लेकर 1864 तक इसका बेटा वजीर मोहम्मद या वजीरुद्दौला रहेगा। ठीक है। अब देखो
ये जो 1817 से 1834 का टाइम पीरियड है, इसमें मोहम्मद अमीर खान पिंडारी ने भी कुछ कार्य किए हैं। अब उन कार्यों को अधूरा छोड़ दिया, माना कि जैसे सुनहरी कोठी बनाने का काम किया, तो उसका पूरा करवाने का काम कौन करेगा? वजीर मोहम्मद या वजीरुद्दौला करेगा। लिखिएगा, इसके पिता अमीर खां पिंडारी ने सुनहरी कोठी व जामा मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया था। उसे पूरा वजीरुद्दौला ने ही करवाया था। अब जो सुनहरी कोठी है ना विद्यार्थियों, उसको इसने अलग नाम दिया। लिखिएगा, इसने सुनहरी कोठी को ही दीवान ए खास बनाया। क्या बनाया? दीवान ए खास या दीवान ए खास, ऐसे लिख लो। दोनों टाइप से लिख सकते हो आप, दीवान ए खास ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपकी इच्छा। सुनहरी कोठी बनाने की जो शुरुआत है, वो तो किसने की थी विद्यार्थियों? आमिर खां पिंडारी ने की थी। किसने की थी? आमिर खां पिंडारी। और इसको दीवाने खास के रूप में किसने बनाया था? वजीरुद्दौला ने। किसने बनाया था? वजीरुद्दौला ने बनाया था। इसका दूसरा नाम भी मिलता है, वजीर मोहम्मद। ध्यान रखिए, लिखिएगा, नोट डालो। टोंक के नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान ने टोंक के नवाब, आगे बढ़ेंगे है ना? टोंक के नवाब इब्राहिम खान ने इस सुनहरी कोठी की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। एक मंजिल तो बाप बेटे ने बनवा दी थी, है ना? दूसरी मंजिल किसने बनवाई है? इब्राहिम खान ने। सेकंड मंजिल, दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। तथा सुनहरी कोठी, भाई सुनहरी कोठी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सोने की मीनाकारी कर रखी है, तो उसको क्या कहते हैं? सुनहरी कोठी कहते हैं। तथा सुनहरी कोठी और जामा मस्जिद में सोने की नक्काशी ऑब्लिक चित्रकारी करवाई। इन्होंने तो सिंपल बनाया था, आमिर खां पिंडारी और ये जो वजीरुद्दौला है ना, इन्होंने तो एक मंजिल बनाई थी, सिंपल बनाई थी। लेकिन उसको सेकंड मंजिल किसने बनाई है? इब्राहिम खान ने बनाई है। और इब्राहिम खान ने ना केवल सेकंड मंजिल बनवाई है, बल्कि इनमें क्या कर दिया? सोने की मीनाकारी का काम भी करवा दिया, नक्काशी का काम करवा दिया विद्या। तो अब गोल्डन कलर हो गया उसका, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सुनहरी कोठी कहते हैं। तब से ही इसका नाम सुनहरी कोठी पड़ा। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार सुनहरी कोठी का निर्माण करता किसको मानते हैं? इब्राहिम खान को। क्योंकि सुनहरी कोठी का नाम का जो दर्जा दिया गया है, वो इसने सोने का काम कराया तभी दिया गया है। अब बताओ, वजीर मोहम्मद या वजीरुद्दौला 1834 से लेकर 1864 तक शासक है। और इस समय हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी घटना घटित होगी, 1857 क्रांति। तो जिस समय 1857 क्रांति हुई, उस समय टोंक का नवाब कौन था? वजीर मोहम्मद ना मिले तो वजीरुद्दौला। लिखिएगा, नोट डाल सकते हो या वैसे लिख सकते हो। नवाब वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला
के शासनकाल में ही 1857 का या 1857 की क्रांति हुई। देखिएगा, और इस क्रांति के समय नवाब के सैनिक भी क्रांतिकारियों से मिल गए। किससे मिल गए इसके सैनिक? क्रांतिकारियों से मिल गए। और नीमच के क्रांतिकारी भी टोंक आ गए। कहाँ गए? टोंक। टोंक आ गए और नवाब वजीरुद्दौला को कैद कर लिया। किले में क्या कर दिया? किले में कैद कर दिया और टोंक पर अधिकार कर लिया। तो जो क्रांतिकारी थे, जो सैनिक थे, उन्होंने किसके ऊपर अधिकार कर लिया? टोंक के ऊपर अधिकार कर लिया था विद्यार्थी, और नवाब को किले में बंद कर दिया। और जो टोंक की जो सेना थी, लास्ट देखो, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्रांति करने के बाद में एक ही नारा दिया था, दिल्ली चलो। कहाँ का नारा दिया था? दिल्ली चलो। तो सारे क्रांतिकारी किधर जा रहे थे? दिल्ली में जा रहे थे। बीच में बहुत सारे युद्ध भी होंगे, ऐसी बात नहीं। और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चले गए। और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चले गए। एक इसका शहजादा था विद्यार्थियों, मुनीर खां। तो ये मुनीर खां साथ दे रहा था क्रांतिकारियों का। किसका साथ दे रहा था? क्रांतिकारियों का साथ दे रहा था, ना कि अपने पिता का। देखिएगा, नोट डालिएगा। शहजादे मुनीर खां ने विद्रोह किया था। विद्रोह किया था। तो जैसे ही 1857 क्रांति समाप्त हुई, साहबजादे मुनीर खां को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। देखो, अगला फैक्ट, मृत्यु लिख लो इसकी, वजीरुद्दौला की 1864 में। 1864 में वजीरुद्दौला की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। अब अगला शासक बनेगा विद्यार्थियों मोहम्मद अली खां। कौन बनेगा? मोहम्मद अली खां। अगला शासक लिखो, मोहम्मद अली खां। और ये बनेगा 1865 मान लो या 64 मान लो। 1864-65 से लेकर 1867 तक। 65 लिख लेता हूँ। 1865 से लेकर 1867 तक, मतलब 2 ढाई साल है ना। देखिएगा, 28 अगस्त 1867 को, 28 अगस्त 1867 को मोहम्मद अली खां को, अंग्रेजों, भाई उस समय अंग्रेजों के अधीन है तो सारा, अंग्रेजों संधि कर रखी है, नाम मात्र के नवाब होते थे। 28 अगस्त 1867 को मोहम्मद अली खां को नवाब के पद से हटा दिया। और ये बनारस की ओर चला गया था।
इसका टाइम पीरियड लगभग 2 वर्ष रहा विद्यार्थियों। तो 2 वर्ष में इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो कुछ एक दो घटनाएं वो जरूर लिख सकते हो। देखिएगा, मोहम्मद अली खां के 2 वर्ष के शासनकाल में पहले विद्यार्थियों इनकी राजकाज की भाषा फारसी हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? फारसी। फारसी की जगह पर विद्यार्थी इसने किसको बना दिया? उर्दू को बना दिया। देखिएगा, मोहम्मद अली खां के 2 वर्ष के शासनकाल में फारसी की जगह उर्दू को राजकाज की भाषा बनाया। देखो, इसने स्टाम्प ड्यूटी को अनिवार्य रूप से लागू किया। देखो विद्यार्थियों, इसके शासनकाल में सिक्के जारी हुए थे जिनको हम कहते हैं चवर शाही सिक्के। कौन से कहते हैं? चवर शाही सिक्के। लिखिएगा, इसकी रियासत में, किसकी रियासत में? मोहम्मद अली खां, इसकी रियासत में नवाबी सिक्कों का प्रचलन था। कौन से सिक्कों का? नवाबी सिक्कों का प्रचलन था। और उनका नाम क्या मिलता है? चंवर शाही। कौन से सिक्के प्रचलित थे? नवाबी सिक्के, चंवर शाही। लिख लिया। अब इसी के बेटे को अगला नवाब घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको तो हटा दिया, और हटाते ही तो किधर चला गया? बनारस की ओर चला गया। अब इसका एक अल्पवयस्क पुत्र है, उसको यहाँ का टोंक का नवाब घोषित किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। अगला शासक लिखो विद्यार्थियों, मोहम्मद इब्राहिम अली खां। मोहम्मद इब्राहिम अली खां। मोहम्मद इब्राहिम अली खां इसको बनाया विद्यार्थियों 1867 में, और 1930 तक रहेगा ये। कब तक रहेगा? 1930 तक। देखिएगा, ये टोंक का एक प्रमुख नवाब था। देख लिया। देखो, ये लॉर्ड लिटन के दरबार में 1877 तथा लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में 1903 में शामिल हुआ था। तो लॉर्ड लिटन के समय जो दरबार लगा उसमें, और कर्जन के समय जो दरबार लगा था दिल्ली दरबार, एक तो 1877 में लगा था, और एक 1903 में लगा था। दोनों में शामिल हुआ था ये। दोनों टाइम पीरियड बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा इसके? एक तो 1877 में दरबार में शामिल हुआ ये, और एक 1903 में। देखिएगा, इसके शासनकाल में ईरान, इराक, मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं, अरब तथा भारत के अलग अलग शहरों से अरबी फारसी भाषा के विद्वानों को बुलाकर, मतलब अरबी फारसी भाषा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, साहित्य की रचना करवाएगा पूरी। अरबी फारसी भाषा के विद्वानों को बुलाकर धार्मिक और ऐतिहासिक धार्मिक
और ऐतिहासिक पुस्तकें लिखवाई और कुछ दूसरी भाषा में पुस्तकें थी उनका अनुवाद भी करवाया, है ना। पुस्तकें लिखवाई तथा अनुवादन करवाया और उन सभी पुस्तकों को टोंक के स्थायी निवास महल में रखवाया। एक प्रकार से अरबी फारसी के जितने भी ग्रंथ है वो सारे वहाँ पर संग्रहित कर लिए इसने, लाइब्रेरी खोल ली। तो आपसे पूछा जाए अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है, नोट डालो। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है, टोंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है, 1978 में स्थापना हुई। और ये जो शाही महल था ना, उसी को ही किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, अरबी फारसी शोध संस्थान में परिवर्तित कर दिया। लिखो, इसी शाही महल या शाही लाइब्रेरी को इस संस्थान में परिवर्तित किया गया है, क्योंकि 1978 में ये तो जिंदा नहीं है। अगला शासक लिखो भाई, हाफिज सादत अली खां। हाफिज सादत अली खां 1930 से लेकर 1947 तक। 1930 से 1947 तक। देखो, इसने टोंक में सादत हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, सादत अस्पताल का निर्माण करवाया। देख लिया। देखो, इसके समय ही बनास नदी पर पुल बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय टोंक का शासक कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यही तो रहेगा। लिखो, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय टोंक का शासक था, टोंक का नवाब था ना। लिख लिया। लिखो, इन्होंने टोंक में घंटाघर, म्यूनिसिपल टाउन हॉल इत्यादि का निर्माण करवाया था। टोंक में म्यूनिसिपल टाउन हॉल और घंटाघर का निर्माण किसने करवाया है, सादत अली खान ने करवाया है। म्यूनिसिपल टाउन हॉल, देखो, इसके शासनकाल में ही 1939 में मुजलिस ए आम, मुजलिस ए आम का गठन किया गया। इसका मुजलिस ए आम का गठन किया गया। मुजलिस ए आम को रेखांकित करो। इसमें 26 सदस्य होते थे, एक कमेटी होती थी, मतलब कितने सदस्य होते थे इसमें मुजलिस ए आम में, 26 सदस्य होते थे, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल थे। शासक कब बना था ये, 23 जून 1930 को। और इसका देहांत हो जाता है विद्यार्थियों मई 1947, मई में।
मई 1947 में। 23 जून 1930 को बना और मई 1947 में इसका क्या हो गया, निधन हो गया, इंतकाल। तो अगले शासक बनेंगे विद्यार्थियों, कब यहाँ लिखा दूँ क्या? फारूक अली खां। कौन? फारूक अली खां, 1947 से लेकर 48 तक। अगला नवाब ये बना था 1947 से लेकर 48 तक। देखो, हाफिज सादत अली की हाफिज सादत अली खां की मृत्यु के बाद इसके सौतेले भाई फारूक अली खां को 31 मई 1947 को टोंक का नवाब बनाया गया। कहाँ का नवाब बनाया विद्यार्थियों? टोंक का नवाब बनाया गया 31 मई 1947 को। लिख लिया? अब देखो, राजस्थान का पहला चरण मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है और उसमें 4 रियासतें मिली थी। कौन कौन सी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा, पहला चरण कब होता है? 18 मार्च 1948 को पहला चरण, और सेकंड चरण 25 मार्च 1948 को होता है। तो सेकंड चरण में इसको पूर्वी संघ में शामिल कर लिया था। पूर्वी संघ का गठन हुआ था उस समय, 9 रियासतें मिली थी। लिखिएगा, 25 मार्च 1948। कब? 25 मार्च 1948 को टोंक रियासत को पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान संघ में, पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल कर लिया। और ये एकीकरण का दूसरा चरण था। एकीकरण का कौन सा चरण था? तो टोंक दूसरे चरण में शामिल हो गया था। देख लिया? एक नोट डालो विद्यार्थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन थी? टोंक थी विद्यार्थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत। और इसका पहला नवाब आमिर खां पिंडारी। कब बना? 1817। 6 में तो उसने मराठों ने दिया था इसको। पहले किसके अधीन काम करते थे ये? मराठों के अधीन काम करते। और इनका संबंध अफगान वंश से जोड़ा जाता है। शेरशाह सूरी वगैरह थे ना, उसी वंश से जोड़ा जाता है। मुसलमान थे ये भी। लिखो, आमिर खां पिंडारी ने, अन्य फैक्ट लिखा रहा हूं, आमिर खां पिंडारी ने, आमिर खां पिंडारी ने, या वैसे पिंडारी भी बोल सकते हैं, आमिर खां पिंडारी ने राजपूताना तथा ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत में भयंकर लूटपाट की थी और काफी धन वसूल किया था। ठीक है। इसी के साथ टोंक का जो पिंडारी वंश है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।